चलो, प्रीवियस क्लास में मैग्नेटिक मटेरियल्स थोड़ा सा पढ़ाया था, उसी को रिकॉल कराते हुए सबसे पहला टर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस, और इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे हम लोग इस टॉपिक को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही पढ़ेंगे कि फ्लक्स को हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ सरफेस थ्रू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस। और यहां पर ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ्लक्स का यूनिट वेबर, मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला और एरिया मीटर स्क्वायर, और सीजीएस में यदि हम इसको लिखते हैं तो ये मैक्सवेल आ जाता है और टेस्ला की जगह पर गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। दूसरा टर्म आता है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब यह हुआ कि जब हम एक अनमैग्नेटाइज सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। प्रीवियस क्लास में भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि जैसे एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके नियर हम अनमैग्नेटाइज सब्सटेंस को रखें तो इसमें भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टैब्लिश कर जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, और ये टेम्पररी होता है, नॉट परमानेंट। अब इससे क्या होता है कि इसका डाइपोल मोमेंट इंक्रीज करता है, तो डाइपोल मोमेंट के साथ हमारा पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। इसका मतलब पहले पोल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब एक ऐसे सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट नोन एज मैग्नेटाइजेशन। दूसरा टर्म है कि यदि आप मैकेनिकल जर्क दे दे और कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर को आप स्पॉइल कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, उसको हम लोग कहते हैं डी मैग्नेटाइजेशन। तो डी मैग्नेटाइजेशन कैसे होगा? मान लो एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट को आप कहीं से ब्रेक कर दो। अब ये यू शेप का मैग्नेट है, इसको आप ब्रेक करके ऐसा बना दो, इस तरह का सरफेस बना दो। क्या हुआ? इसके पोल स्ट्रेंथ को आपने डिक्रीज करा दिया। जब पोल स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गया तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर गया। मान लो आपने आयरन का मैग्नेटिक मटेरियल यूज किया। आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका एक क्यूरी टेम्परेचर होता है 770 डिग्री सेल्सियस। 770 डिग्री सेल्सियस तक इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है, लेकिन यदि आप आयरन को हीट कर दो 1000 डिग्री सेल्सियस तक तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस करेगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। इसका मतलब है कि आपने मैकेनिकल जर्क देकर के या उसके टेम्परेचर को बढ़ा के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कराया, उसको स्पॉइल किया, उसको डिस्ट्रॉय किया। इसको हम लोग डीमैग्नेटाइज हाँ कर सकते। जैसे मान लो कि आयरन 1000 डिग्री सेल्सियस तक ले गए तो पैरामैग्नेटिक कन्वर्ट हुआ। अब इसको 2000 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओ और उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर जाएगा, तो फाइनली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा ही नहीं, खत्म ही हो जाएगा। चलो, तो डीमैग्नेटाइजेशन हो गया। अब यहां पर कहता है कि जब मैग्नेटाइज करते तो क्या डेवलप किया? डेवलप कर गया क्या? मैग्नेटिक मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ। तो इसको एक टर्म से रिप्रेजेंट किया गया जिसका नाम हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जैसे मान लो कि सिंपली पहले ये मैग्नेट था, अब इसके पोल स्ट्रेंथ को आपने इंक्रीज किया, तो पोल स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया, इसका मतलब इसके वॉल्यूम में भी चेंजेस हो सकता है। एक एग्जांपल दे रहे, इसका मतलब इंटेंसिटी जो डेवलप करेगा वो मैग्नेटिक मोमेंट
पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को बढ़ाने का मतलब क्या, पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, तो एरिया में चेंजेस होगा तो वॉल्यूम में भी चेंजेस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम फैक्टर आ गया। अब पोल मैग्नेटिक मोमेंट को पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ लिखते हैं, वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ लिखते हैं। 12 कैंसिल हो गया तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक, सॉरी एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या बन गया, एम्पियर पर मीटर। ये सब यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए मैग्नेटिज्म सबसे बेस्ट चैप्टर माना जाता है। तो यहां पर यूनिट याद रखना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन याद रखना है। नेक्स्ट है कि अब ऐसा हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करें जिससे मैग्नेटाइज हो जाए मैग्नेटिक मटेरियल। अभी तक हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या था कि एक मैग्नेट के सराउंडिंग वो मैग्नेट जितने स्पेस तक किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता था वो स्पेस कहलाता था मैग्नेटिक फील्ड। अब हम किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को फील्ड अप्लाई करके उसको स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो वो जो फील्ड दे रहे हैं उसका नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसलिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब देखो क्या लिखा, एस से रिप्रेजेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जिसको फ्लक्स डेंसिटी भी कहा था, बी, कैपिटल बी, और एच हो गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड विच मैग्नेटाइजेस अ सब्सटेंस प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब इसका वैल्यू या हम लोग कह सकते हैं कि कितना मैग्नेटाइज होता है, तो मैग्नेटाइज होने के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं डिग्री। इसलिए कहते हैं द डिग्री और एक्सटेंट टू विच द मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं बी बाई म्यू मीडियम में, अदरवाइज फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए बी नॉट बाई म्यू नॉट। इसके लिए आ जाएगा मीडियम के लिए बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, और ये वैक्यूम के लिए बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। तो ये रिलेशन हो गया मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड में। सिंपल है, यहां पर दिमाग में यह बिठाना है कि मैग्नेटिक फील्ड है स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अब उसको देखो ध्यान, एकदम इजी लगेगा। फोर्स हम लोग वैक्यूम में पढ़ते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मीडियम में हम लोग पढ़ते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर एफ नॉट बाई एफ एम निकालते हैं, तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता था, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब फोर्स आप मीडियम में जब निकालते हो तो एफ नॉट बाई के। इसका मतलब जो फील्ड मीडियम में निकाल रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड बाई उस मीडियम का प्रॉपर्टी। तो यहां पर मीडियम का प्रॉपर्टी क्या था, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां पर मीडियम का प्रॉपर्टी क्या आ गया, म्यू आ गया। बिल्कुल वैसे ही याद हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट टर्म आ गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो म्यू अभी जस्ट देखा, बी बाई एच का रेशियो। वहां क्या था, म्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, या म्यू आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एफ नॉट बाई एफ एम। क्लियर। उसी तरह से इसको दिमाग में बिठाना। अब नेक्स्ट आ जाइए क्या है,
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, फिर उसका ससेप्टिबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी जैसे एप्सिलॉन आर था, क्या था बोलो, एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर क्या बन जाएगा, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट। नेक्स्ट टर्म ससेप्टिबिलिटी, वहां क्या था, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता था, ये मैग्नेटिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका रेशियो हो जाएगा इंटेंसिटी टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो आई बाई एच को हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच क्या था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये दोनों का यूनिट सेम होता है, इसलिए ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस हो जाएगा। अब हम लोग एक रिलेशन पढ़ेंगे, मैग्नेटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या था, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर ही प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एनी apparatus फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट ना हो, एक ऐसा रीजन क्रिएट कर दे। मान लो हम एक आयरन बॉक्स ले और इसके अंदर एक रीजन क्रिएट कर दे कि जितने भी फील्ड लाइंस मान लो कहीं से आ रहे हैं, वो सारे फील्ड लाइंस इसके अंदर ना हो, इसके अंदर एक ऐसा रीजन कर दे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक शील्डिंग कहते हैं। और यही देखो क्या लिखा हुआ, एन आयरन बॉक्स इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉक्स इज जीरो। तो यहां पर किसी apparatus को बाहर के फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ऐसा एक पार्ट या समझ ले एक ऐसा रीजन क्रिएट करते हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। इसलिए देखिए, दैट इज वाई एक लाइन हमने लिखा हुआ है, दैट इज वाई पैसेंजर ट्रैवलिंग बाय एयरप्लेन आर अलाउड टू कैरी मैग्नेट इनसाइड एन आयरन बॉक्स। एक आयरन बॉक्स होता है जिसमें मान लो कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस कोई है आपके पास, तो उस आयरन बॉक्स में रख दिया, क्योंकि सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ना हो। इसलिए आपको कहा जाता है कि मोबाइल पर आप बात ना करें पेट्रोल पंप पे, उसमें जो इंडिकेटर होता है उसे मैग्नेटिक फील्ड होता है। और आपका मोबाइल में भी माइक्रोफोन ट्रांसड्यूसर में मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड उसके इंडिकेटर को डिस्टर्ब ना करे। इसलिए मान लो आप एक स्ट्रॉन्ग एक मैग्नेट ले जाओ उसके नियर, तो उसके इंडिकेटर में फ्लक्चुएशन होने लगेगा। इवन यदि मान लो कि आपके मोटर बाइक का स्पीडोमीटर यदि प्रोटेक्ट ना हो, थोड़ा बहुत ओपन हो, एक मैग्नेट नियर ले जाओ, रीडिंग गलत देना शुरू कर देगा। यही रीजन है कि हम लोग ऐसा रीजन को क्रिएट कर देते, एक ऐसा स्पेस क्रिएट करते जहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट की रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। हम एक मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस कर रहे हैं, उसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं। मैग्नेटाइज करने के लिए क्या फील्ड डालेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसका नाम एच। ठीक, अब जो फील्ड इनसाइड द मटेरियल होगा वो क्या क्या डेवलप करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आपने एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया इस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए, तो जो नेट फील्ड हुआ वो हो गया बी नॉट। बी नॉट क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड
इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आया उसका नाम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। बी नॉट का मतलब क्या हुआ, आपने फ्री स्पेस में मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया, तो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। मैग्नेटिक फील्ड अंदर इंड्यूस हुआ, तो आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड करके उसको इंड्यूस कराया, तो उसके पोल स्ट्रेंथ में चेंजेस, मैग्नेटिक मोमेंट में चेंजेस, तो ऑब्वियसली क्या चेंज करेगा, इंटेंसिटी। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई बन जाएगा। अब म्यू नॉट कॉमन ले लो या म्यू नॉट एच कॉमन ले लो, 1 प्लस आई बाई एच। आई बाई एच क्या है, अब देखो ध्यान से, ये हम तो इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आई बाई एच इंटेंसिटी टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा ससेप्टिबिलिटी, तो ये क्या बन गया, म्यू नॉट एच 1 प्लस काई। ठीक, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है तो एम सब्सक्रिप्ट लगा दे। बी को क्या लिखा है मीडियम में, म्यू एच, एच और एच कैंसिल हो गया, म्यू बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। म्यू बाई म्यू नॉट क्या कहलाता है, अभी जस्ट पढ़ा है, म्यू बाई म्यू नॉट रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी को म्यू आर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था, याद करो, यही रिलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आया था, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, और इसी को लिखा था हम लोगों ने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक बार देख लेना, यही रिलेशन हमने पढ़ाया था। पूरा मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है सारा। आर्यन जी आ गया समझ में, पूरा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, अच्छा पूर्ण रूप से आज, तो ये हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट है, 3 मटेरियल हम लोग को पढ़ना है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सिलेबस हमारा इसमें लिमिटेड है और ये बहुत इजी है, ऑलरेडी हम लोग इस चीज को केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको पूरी नींद आ रही है। पानी हटा कि नहीं तुम्हारे घर से, नाव वगैरह चल रहा है, नहीं, अच्छा तुम्हारे यहां से पानी हटा, ठीक। अब कहता है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें, या एक ऐसा मटेरियल जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो इंट्रोड्यूस होता है वो बहुत कम होता है, उसको हम लोग फीबल मैग्नेटिज्म कहते हैं, आंशिक रूप से, एकदम थोड़ा। और जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है वो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होता है। तो देखो क्या लिखा है, these are the substances in which feeble magnetism is produced in a direction opposite to the applied magnetic field। इसी कारण से इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ये हमेशा अप्लाइड फील्ड को अपोज करता है, ये कंप्लीटली एकदम हर्ष और दूसरा नाम नहीं बोलेंगे उसके अनुसार है, कंप्लीटली हमको अपोज करता रहता है। तो ये कहता है कि दीज सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जिसका नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी होता है। यदि उसका मैग्नेटिक बिहेवियर अप्लाइड फील्ड के अलॉन्ग हो जाएगा तो पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी होगा, इसका नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी हुआ। इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी लो होता है, बहुत कम। अब देखो ऑर्डर हमने लिख दिया है, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है, क्या है, माइनस, ठीक।
तो आपको कह देगा कि ए मैग्नेटिक सब्सटेंस हैज ससेप्टिबिलिटी -0.65। आइडेंटिफाई द मटेरियल्स। सीधा आंसर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। नेगेटिव वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट, अप्लाइड फील्ड के अपोजिट है, इसलिए ससेप्टिबिलिटी इसका नेगेटिव है। ठीक, परमिबिलिटी काफी कम, तो कितना 1 से लेसर, तो 0.65 0.75 दे देगा। आइडेंटिफाई करो। और वही पैरा में 1 से ज्यादा, ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव, और ज्यादा हो जाएगा तो फेरोमैग्नेटिक, रिलेटिव और ज्यादा हो जाएगा तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आ रहा समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ये मैग्नेटाइज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, लेकिन ये थोड़ा होगा फील्ड के डायरेक्शन। केमिस्ट्री के टर्म में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैरा, मैक्सिमम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फेरो, वही चीज है। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट डेवलप करेगा। अब परमानेंट डाइपोल मोमेंट डेवलप किया तो इसका ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव, लेकिन लो वैल्यू, पॉजिटिव लो वैल्यू। ठीक, अब रिलेटिव परमिएबिलिटी भी इसका लो वैल्यू देगा। अब यहां पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट है। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिल्कुल ऐसे ही हम लोग दिमाग में बिठाए, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, हायर वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी, हायर वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी। देख लो हायर वैल्यू सबका है, हायर वैल्यू। अब दे देगा कि एक मैग्नेटिक मटेरियल हैज ससेप्टिबिलिटी, दे देगा 500। आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक। अब यहां पर क्यूरी लॉ, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ससेप्टिबिलिटी का ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इनवर्स रिलेटेड है। तो एक कांस्टेंट टर्म आ गया सी, उसको हम लोग कहते हैं क्यूरी कांस्टेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंस हो गया, ठीक, क्यूरी कांस्टेंट और टी टेम्परेचर हो गया। अब कहता है कि यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का डिक्रीज कर जाता है। फेरो में भी यही चीज आएगा। तो फेरो में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद है, दोनों फर्क है। वहां क्यूरी विस लॉ आ जाता है, यहां क्यूरी लॉ, इनवर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा दोगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस, तो आंसर आ जाएगा डायमैग्नेटिक। क्लियर? चलिए, अब magnetic susceptibility of diamagnetic substance does not change with temperature. अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ऐसा ग्राफ दे दे, ध्यान देना, ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, ऐसा ग्राफ। आइडेंटिफाई द मटेरियल, कौन सा मटेरियल बना, डायमैग्नेटिक। ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, ऐसा दे दिया। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, थोड़ा सा और आगे बढ़ते, आगे है हमारा टॉपिक। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद घट रहा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसका एक टेम्परेचर होगा क्यूरी टेम्परेचर। अब क्यूरी टेम्परेचर ही इसका प्रॉपर्टी लॉस करेगा। लाइक आयरन अभी बताया कि 770 डिग्री सेल्सियस है, उसके ऊपर बढ़ाओगे तो प्रॉपर्टी को लॉस करेगा, उसके पहले नहीं। चलिए अब आ जाए, क्यूरी टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ विच, देखो क्या लिखा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स लाइक ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज डिफाइंड एज क्यूरी टेम्परेचर। ठीक, जैसे निकल का 358, आयरन का 770 का था, और कोबाल्ट का 1120 डिग्री सेल्सियस। आपके सिलेबस में सिर्फ आयरन है, लेकिन एंट्रेंस के लिए दोनों याद रखिएगा।
ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहता है। अब क्यूरी टेम्परेचर द मैग्नेटिक मेटीरियल्स, जैसे देखो मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक इज डिफाइंड एज क्यूरी टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी वर्सेस ग्राफ देख लो, टेम्परेचर का ग्राफ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इनवर्स रिलेटेड आ गया। ठीक, फेरोमैग्नेटिक का ऐसा ग्राफ होगा और अब अभी वैसे ही बनेगा जो अभी आपको बताया। तो ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग को याद रखना है। अब कंपैरिजन देखो क्या बनाया, डाया पैरा फेरो टेबल बना दिया, बहुत इजी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में डाला, ये क्या करेगा, अवॉइड करेगा। ये क्या करेगा, फील्ड लाइंस को पास करा देगा, ये स्ट्रांगली पास कराएगा। ठीक, अब देखिए क्या आता है रिजल्ट। सिंपली देखो क्या हुआ, ये यहां से पास ही नहीं करने दिया डाया वाला, अंदर जाने ही नहीं दिया फील्ड लाइंस को। इसने क्या किया, कुछ को जाने दिया। इसने क्या किया, सारे जाने दिए। तो क्या करेगा, आपको इस तरह का फिगर दे देगा, कहेगा कि यहां पर हम लिखे हुए मान लो डायमैग्नेटिक, तो कहेगा इसको आप आइडेंटिफाई करो। तो डायमैग्नेटिक, जो कुछ जा रहे हैं, कुछ बाहर से जा रहे हैं पैरा, और सारे दिखाते हुए जाएंगे तो फेरोमैग्नेटिक। ठीक, चलिए अब एक डायमैग्नेटिक रॉड को हम सस्पेंड कर रहे हैं। देखो बहुत अच्छा, ये सब बहुत मेहनत से बनाया हुआ। एक रॉड को सस्पेंड किया, देखिए क्या होगा फील्ड अप्लाई करने से, देखिएगा ध्यान से। जैसे फील्ड को अप्लाई किया, क्या हुआ, परपेंडिकुलरली आ गया। दूसरा आ जाए, पैरामैग्नेटिक रॉड को ऐसे सस्पेंड किया, अब फील्ड अप्लाई करेंगे, देखो क्या आ गया, फील्ड के डायरेक्शन में चला गया। ठीक, अब आ जाओ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे फील्ड अप्लाई किया, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो गया। आ गया समझ में? ये रटना नहीं है, इसको समझ के दिमाग में बिठा लेना है, रटने का चीज ही नहीं है। चलिए अब आ जाए डाइपोल मोमेंट। नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव। ठीक, इंटेंसिटी नेगेटिव, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव। परमिएबिलिटी लेस देन यूनिटी, परमिटिविटी मोर देन यूनिटी, और बहुत ज्यादा। ससेप्टिबिलिटी भी ऐसे ही याद रख लीजिएगा। अब आ जाए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा ग्राफ है। ठीक, एक इंपॉर्टेंट सा ग्राफ है एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड, हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा, इंटेंसिटी में फर्क आएगा। इसका ग्राफ ऐसा बनता है, जैसे ही आप फील्ड दे रहे हो ऐसा ग्राफ बना। अब इसके बाद कितना भी एच के वैल्यू को बढ़ा दो, बढ़ेगा नहीं, सेचुरेट कर जाएगा। इसके बाद यहां सेचुरेशन आ जाएगा, और जैसे ही कम करोगे, ये ग्राफ रिट्रेस हुआ, वापस हुआ। क्यों, एच के वैल्यू को हम रेड्यूस किए तो ग्राफ ऐसा आया। फिर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ऐसा लूप बनेगा। इस लूप को हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग, द कर्व which represents magnetization and demagnetization of a magnetic material known as hysteresis, जिसमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन दोनों हो रहा है। ग्राफ को ऐसे समझो, हम मैग्नेटाइज करने के लिए एच दे रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, ग्राफ ऐसा हो गया, बढ़ गया। अब इसके बाद नहीं बढ़ेगा, सेचुरेशन आ गया। अब हम एच के वैल्यू को बढ़ाए, पॉजिटिव रखा, अब एच के वैल्यू को जीरो करो, जीरो करेंगे तो यहां आएगा ग्राफ। यहां जीरो करने पर भी आई का वैल्यू जीरो नहीं हुआ, आई नहीं जीरो हुआ।
मतलब उसमें प्रॉपर्टी रह गया, रहना रिटेंशन कहलाता है। इसलिए ये जो कर्व है ओ से बी, ये रिप्रेजेंट करेगा रिटेंटिविटी को। जहां पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड को आपने क्या किया, जीरो किया, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिमेन इन द मैग्नेटिक मटेरियल नोन एज रिटेंटिविटी। उसके बाद आपने क्या किया, एच के वैल्यू को नेगेटिव कर दिया और आई क्या बन गया, जीरो। एक ऐसा रीजन, एक ऐसा स्पेस कर्व पे जो ओसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को नेगेटिव कर दिया, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन खत्म। इसको हम लोग कहते हैं ओसी कर्व को कोर्सिविटी, सॉरी, फिर उसके बाद आपने इंक्रीज किया तो ग्राफ ऐसा आ गया। ये पूरा एक कर्व, एक साइकिल जो बनता है, इसी का नाम है हिस्टेरेसिस। अब हिस्टेरेसिस कर्व का बड़ा इंपॉर्टेंस है। देखो सारी चीजें वही लिखा, कहां जीरो, कहां पर ये आया, कोर्सिविटी क्या है। द लूप ABCDEF इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप। अब देखो when H is decreased, I decreases but it does not comes to zero at H is equal to zero। इसमें क्या कहा, the residual magnetism set up in the material represented by OB is called retentivity। तो OB retentivity हो गया, OC क्या बना, कोर्सिविटी। टू ब्रिंग I to zero, I को वहां पर जीरो कर दिया और H क्या बन गया, नेगेटिव। द मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिप्रेजेंट बाय OC इज कॉल्ड कोर्सिविटी। और जो प्रोसेस पूरा बन गया, जो एरिया बन गया, वो क्या बन गया, हिस्टेरेसिस। अब कहता है कि यदि इसका एरिया बड़ा होगा तो क्या होगा, इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन काफी बड़ा हो रहा है। एरिया बड़ा होने से एनर्जी का लॉसेस ज्यादा, एरिया छोटा होने से एनर्जी का लॉसेस कम। तो ऐसा कौन कौन सा मटेरियल जिसमें एरिया बढ़ जाता है और एरिया कम हो जाता है। तो हम जैसे स्टील और सॉफ्ट आयरन का एरिया देखें, तो स्टील को हम परमानेंट मैग्नेट में यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज होता है। अब उसका हम एरिया देखते हैं, एरिया से हमको देखो क्या क्या मिला, उसका एरिया लेसर, इसका एरिया लार्जर। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, उसका एरिया स्मॉलर है। रीजन क्या, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी एंड हाई परमिएबिलिटी। ठीक, द हिस्टेरेसिस कर्व मस्ट बी नैरो। इसका मतलब एनर्जी डेसिपेटेड, एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है, काफी कम हो रहा है। और ये एरिया बड़ा बन गया स्टील का, परमानेंट मैग्नेट आर मेड ऑफ स्टील विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई रिटेंटिविटी, हाई परमिएबिलिटी एंड हाई कोर्सिविटी। आगे समझ में। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, रीजन आपके पास है। व्हाई सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। आगे समझ में। पूरा मैग्नेटिक मटेरियल खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने सॉल्व कर रखा है। इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, 2 ही क्वेश्चन है। और इस प्रकार आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मैग्नेटिज्म के लिए।